हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधीएस। सो अभी जो रिसेंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसा था पेपर, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था और कट ऑफ क्या रह सकती है, उससे रिलेटेड भी डिस्कशंस करेंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या वैकेंसीज आती है, उस रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं या कैसे प्रिपरेशन करनी है। यूट्यूब पर भी वीडियोज़ आएगी, बट वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें, है ना। अभी एक बार हम ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं पेपर कैसा था। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो नोट करने में आई वो है कि पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था। पेपर पैटर्न चेंज कैसे हुआ? सबसे फर्स्ट थिंग थी कि जो नंबर ऑफ ऑप्शंस थे वो 4 नहीं थे और 5 थे। जनरली पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के, उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे। इसलिए जितने भी मॉक्स आपने देखे होंगे, चाहे आपने इसका विधीएस का मॉक दिया हो या फिर आपने आई एग्ज़ाम भी का मॉक दिया हो, अड्डा का मॉक दिया हो, कहीं से भी आपने मॉक्स दिए हो, तो आपको पता चले होगा कि सब ने 4 ऑप्शंस रखे थे। वो इसीलिए क्योंकि पहले पेपर पैटर्न में 4 ऑप्शंस ही होते थे, बट इस बार 5 ऑप्शंस थे। सेकंड जो चेंजेस थे वो था पेपर के क्वेश्चंस के पैटर्न में। जैसा कि आपको एक आइडिया होगा पहले से कि एसएससी के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा सब जगह बोला जा रहा था। तो जो सिलेबस था एग्ज़ाम का, जो मैथ्स, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब का सिलेबस था वो एसएससी के टाइप का ही था। जो सिलेबस था वो दिया था, बट जो क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम में, वो जो पेपर पैटर्न था, वो क्वेश्चंस इन्होंने बैंकिंग के टाइप में दिए थे। सो दिस वाज समथिंग डिफरेंट कि जो सिलेबस था वो तो उन्होंने एसएससी टाइप दिया था, बट क्वेश्चंस बैंकिंग के जैसे दिए थे। हाँ, इन दोनों का सिलेबस ओवरलैप करता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि इन दोनों का सिलेबस डिफरेंट है, बट वही बात है। सेकेंड थिंग जो थी इस बार, आप देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल पेपर कैसा था। तो ओवरऑल पेपर आप कह सकते हैं मॉडरेट था। अब सेक्शन वाइज कैसा था वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जीए डिस्कस कर लेते हैं। जीए को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और करंट। करंट टफ नहीं थी, करंट आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट या फिर इवन मॉडरेट भी कह सकते हैं, है ना। इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट। जिन्होंने एनआईएसीएल के लिए प्रेप की थी या फिर यूआईआईसीएल के लिए की होगी, उनको इतना डिफिकल्ट नहीं किया होगा। लगभग सारे क्वेश्चंस आगे होंगे, एक आधा अगर नहीं आया तो अलग बात है। तो करंट डुएबल थी, डुएबल आप कह सकते हैं करंट। स्टैटिक ये सबके लिए सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं था। तो अगर आपको क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन नहीं थे स्टैटिक के, ज़्यादा थे नहीं, तो अगर आपको आते थे तो आपने किए होंगे, नहीं तो या आप डिफिकल्ट भी कह सकते हैं एक्चुअली। सो मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट आप इसको स्टैटिक को कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको देखने हैं तो आप वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। अब इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में वोकैब को रीअरेंजमेंट करने के क्वेश्चंस थे, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एरर के क्वेश्चंस था और मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस थे। ये सेक्शन भी आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, और थोड़ा आप इजी साइड भी कह सकते हैं, मॉडरेट साइड भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें मोस्टली डुएबल ही था सब कुछ। एक क्वेश्चन था इंग्लिश स्टेटमेंट एरर का, जो थोड़ा ट्रिकी कह सकते हैं आप, जो डिफिकल्ट क्या हो सकता है, बट ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश। अब सबसे जो कंट्रोवर्शियल है इस एग्ज़ाम में कि रीजनिंग और कौन थी वो इजी थी या नहीं थी, तो वो देख लेते हैं। रीजनिंग में 5 मार्क्स के तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट आ गए थे, 2 मार्क्स के आपके अल्फ़ाबेट रो के क्वेश्चन आ गए थे और 2 मार्क्स के आपके कोडिंग डिकोडिंग आ गए थे। अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा है कि रीजनिंग टफ थी या फिर ट्रिकी थी, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो नहीं थी ऐसे ट्रिकी या कुछ भी डिफिकल्ट। रीजनिंग पूरी डुएबल थी। एंड अगर आपको लग रहा है सही में, क्योंकि आपको कोडिंग डिकोडिंग देख लेते, कोडिंग डिकोडिंग एकदम बेसिक वाली थी, जो एकदम स्टार्टिंग होती है, और उसमें भी 3 वर्ड्स थे, सिर्फ 3 वर्ड्स के पेयर बन रहे थे, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। सिमिलरली जो अल्फ़ाबेट रो वाले क्वेश्चंस थे वो तो डायरेक्ट ही थे, जिन्होंने रीजनिंग आज तक नहीं पढ़ी वो भी ये क्वेश्चंस कर सकते थे। और जो सेटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, जो लोगों को सही में ट्रिकी लग रहा था, वो ट्रिकी नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस डिफिकल्ट किसे कहते हैं आप? अगर आपके लिए वो डिफिकल्ट है तो वो या तो आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, आपने क्वेश्चंस कम सॉल्व किए हैं, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन होती है डायरेक्ट। चलो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सेटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वो नॉर्थ एंड साउथ बोथ साइड्स फेसिंग जो क्वेश्चन था, इसकी वजह से डिफिकल्ट लगा हो। बट क्वेश्चन डिफिकल्ट या होना नहीं होना सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दी गई है एग्जाम में या फिर इनडायरेक्ट दी गई है एग्जाम में इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर भी बहुत वो फ़र्क पड़ता है ना। और इसमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी डायरेक्ट थी। अगर आप पूरे क्वेश्चन को पर सेंटेंस से पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं और पर हर पॉइंट को अगर आप रीड करते हैं, और जो पजल के लिए आपने जो ये सेटिंग अरेंजमेंट के लिए आपने ये लाइन ड्रॉ की है, इसके अंदर अगर आप जो इन्फॉर्मेशन फिल करते जाते हैं, जैसे आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और आपने समझिए 2 या फिर 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। अब अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को सीधा फील करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा, फिर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ा, फिफ्थ स्टेटमेंट आपने कंसिडर किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी पजल बन रही थी। तो ये डिफिकल्ट कैसे हो सकती है पजल? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये सही में डिफिकल्ट लग रही है, आप मॉडरेट कह सकते हैं इसको, बट ये इजी टू मॉडरेट के अंदर ही आएगी। रीजनिंग की पजल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थी।
अब कॉन्ट देख लेते हैं। कॉन्ट में ये सारे टॉपिक्स थे, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट, एज, कंसेक्यूटिव ऑड इवन सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, सैलरी बेस्ड था, बोर्ड स्ट्रीम था। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा है, तो ये नहीं है डिफिकल्ट। इस बारे में आप ये हार्श ट्रूथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने एक बार भी कॉन्ट का कंप्लीट कोर्स किया है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने बहुत हाई लेवल का पढ़ा है, नहीं। अगर आपने बेसिक कोर्स आपने अगर कॉन्ट का किया है तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते थे वहाँ पर। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो इतना डिफिकल्ट हो कि आपसे ना बने। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, बट एग्जाम में टाइम था आपके पास, लेट तो हो नहीं रहा था। 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, एंड लीगल के 84 क्वेश्चंस थे, तो बट 36 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या मोर देन 1 आवर मिल रहा था, तो आप इजीली कर सकते थे इसको। अब देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो लॉ से थे, 84 क्वेश्चंस थे। ये सेक्शन आप मॉडरेट कह सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर मिक्स थे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस थे। जो रेगुलर लॉज है अपने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट थे, तो उसमें जो आफ्टर 75 नंबर सेक्शन, जो एक तो पार्ट 1 होता है कॉन्ट्रैक्ट का अपना, जिसमें 75 फिफ्थ सेक्शन तक होते हैं प्रोविजंस होते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से जनरली आते हैं। बट अभी जो उसका नेक्स्ट पार्ट था इस एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, बट ओवरऑल ईजी था। अगर आपने बेरेक्ट की एक बार रीडिंग की हुई है तो आप कर सकते थे। फिर जो कंपनी लॉ थे, आईबीसी था, उसमें से भी इजी आया था। आर्बिट्रेशन में से, हाँ, इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे या तो वो अथॉरिटी बेस्ड थे। देखिए, बेरेक्ट से क्वेश्चंस किस तरीके से आपको पढ़ना है वो एक अलग टेक्निक होती है, वो मैं फिर कभी वीडियो में आपको बताऊंगा। बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के, है ना। तो उसमें से अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, और सेकंड जो टाइम बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो आपको टाइम दिया जाता है कि 1 मंथ के बाद ये होगा या फिर 45 डेज़ के बाद, 60 डेज़ के बाद। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे, और वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाया उन्होंने, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। बहुत जगह बहुत सारे अलग अलग टाइम्स होते हैं, और 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़, ये इतनी बार रिपीट होता है कि आप कोई स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा इनके बीच में। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, है ना। अब देखते हैं इसके अंदर, अगर इसमें भी 84 में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 60 क्वेश्चंस तो आते थे, जहाँ तक पेपर की बात है। 60 अराउंड क्वेश्चन सबको आ रहे थे, और किसी को 70 भी आ रहे थे, तो बचे हुए तुक्के मारे थे ऑफकोर्स। ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये देखने हैं तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो और आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर अब रीडिंग नहीं करेंगे हम क्वेश्चंस को, है ना। ये 41 to 60। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है पेपर की। तो जब हमने देखा कि ये पेपर मॉडरेट था, 120 क्वेश्चंस थे और 120 मिनट्स थी, टाइम सफिशिएंट था, तो इस पेपर में ऐसा भी नहीं था कि फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट टाइप में, कि आप कितना फास्ट पेपर कर सकते हैं। फिर पेपर की डिफ़िकल्टी भी बहुत आई नहीं थी, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को लगा। तो फिर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखिए, इसमें एक सीन है, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्ट बी जिन्हें ईजी लगा उन्हें पार्ट ए डिफिकल्ट लगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पार्ट ए ईजी लगा तो उन्हें पार्ट बी डिफिकल्ट लगा। तो यही सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करते हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। आपको बहुत बार लगता है कि कट ऑफ बहुत आई जाएगी, बट ऐसे फैक्टर्स की वजह से कट ऑफ नीचे आ जाती है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को ये ईजी लगा उनको ये डिफिकल्ट लग गया, ये ईजी लगा तो उन्हें ये डिफिकल्ट लग गया। बट सबसे बड़ा फैक्टर क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा फैक्टर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इस ऐसे जब पेपर होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैं पर्सनली कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि कट ऑफ इसमें बहुत थोड़ा एक 120 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो फिर अपने आप कैसे पता लगा पाओगे। उसके बाद वैकेंसीज भी 80 नहीं है, और उसमें से भी जनरल की अराउंड 10 समथिंग वैकेंसीज है ना। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पता लगाना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक नंबर चाहिए कि एक नंबर दे दीजिए सर जो भी है, तो मुझे लगता है 95 प्लस कट ऑफ जानी चाहिए, है ना। बट यही बात है कि ये थोड़ा नंबर है, वो आप इसको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ, चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है गैस करना, प्रेडिक्ट करना, क्योंकि हर कोई 120 अटेम्प्ट करके आ रहा है ना। तो यही था अपनी वीडियो आज की पूरी। इसके अंदर अब अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।